हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले थियोफ्रास्टस जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, तो उसमें उन्होंने एक या दो लक्षणों को लेकर ही क्लासिफिकेशन किया था। आर्टिफिशियल है मतलब बनाया था कि भाई एक या दो लक्षण इंपोर्टेंट कर लिए, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो गया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कल बताया भी था कि ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है। और जितने भी भारत और इंग्लैंड के अंदर जितने भी हर्बेरियम हैं, जितने भी म्यूजियम हैं प्लांट्स के, वो सब बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। इसे पूरी संसार में अपनाया जाता है, केवल अमेरिका और जर्मनी को छोड़कर। इसमें पादपों के अंदर प्राकृतिक रूप से जो भी एफिनिटीज पाई जाती हैं, नेचुरल एफिनिटीज दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो क्लासिफिकेशन प्राकृतिक या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। नंबर थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर पादप के अंदर उपस्थित इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल जो एफिनिटीज हैं उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे आज बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, एमएससी स्टूडेंट्स। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन इससे हमेशा हर एक साल के बाद पूछा जाता है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स, जैसे हम कहें भाई नेचुरली एफिनिटी बेस्ड है, एपीडी कंडोले के क्लासिफिकेशन पर आधारित है, वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में अपनाया जाता है, जितने भी हर्बेरियम भारत और इंग्लैंड के अंदर हैं वो सभी इसी क्लासिफिकेशन पर आधारित हैं। तो बेंथम और हुकर ने कुल 202 फैमिलीज का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें लगभग 7500 जातियां सम्मिलित की गई थी। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ये नेचुरल सिस्टम पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है। नंबर सेकंड, ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, यानी कि पूरे संसार के लिए है या पूरे संसार में अपनाया जाता है। केवल ध्यान रखना, अमेरिका और जर्मनी वाले एंगुलर और पेरेंटल का क्लासिफिकेशन अपनाते हैं, बाकी पूरे संसार में यही क्लासिफिकेशन अपनाया जाता है। नेक्स्ट इज ये एपीडी कंडोले के क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इन्होंने अपना जो वर्क है, ये इनकी जो बुक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम में डॉक्यूमेंटेड किया था, यानी कि पब्लिश या प्रकाशित किया था अपना जो क्लासिफिकेशन है।
इन्होंने कुल 202 फैमिलीज तथा टोटल 75 इनकी 7500 स्पीशीज को इन्होंने क्लासिफाई किया था। सॉरी, 7500 जीनस है, फैमिलीज के बाद जीनस, तो स्पीशीज तो लगभग 20,000 के आसपास होगी। ठीक है, 202 फैमिलीज एंड 7500 के आसपास जीनस और लगभग 19-20 हज़ार के आसपास इन्होंने जो स्पीशीज हैं उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया था। तो इन्होंने वही कुल 3 वॉल्यूम निकाले थे अपने इस जेनेरा प्लांटेरम बुक के। इन्होंने 3 भाग निकाले या 3 वॉल्यूम निकाले, जिसमें पहला वॉल्यूम जो आया था वो सन 1863 में आया था, सॉरी 1862 में आया था, और जो थर्ड जो वॉल्यूम आया था वो 1883 में आया था। अगर हम इनका जीवन वृत्त देखते हैं तो बेंथम जो है वो 1884 में एक्सपायर कर जाते हैं। ये 1883 में इनका थर्ड वॉल्यूम आ रहा है और 1884 में ये लगभग एक्सपायर होते हैं। तो इनका जन्म 1800 के आसपास हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। तो लगभग 83 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने अपना काम जारी रखा था। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने वर्क किया दोनों ने, और वर्क जो किया था वो वही इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के अंदर जो उपस्थित है उसमें इन्होंने अपना पूरा वर्क या पूरा रिसर्च किया था। वहाँ एक एक प्लांट को उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, एक एक प्लांट को उन्होंने देखा, उसके करेक्टर्स देखे, और उन करेक्टर्स के आधार पर इन्होंने उन पादपों का या 202 फैमिलीज का क्लासिफिकेशन किया था। तो ये काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है। तब देखो इसमें जितने भी प्लांट्स हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सीड प्लांट या सीडेड प्लांट, इनको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। जितने भी सीडेड प्लांट होते हैं इनको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, सीडेड प्लांट हम जानते हैं कि ये लैंगिक जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उससे उत्पन्न होता है बीज, और उसके बाद जब सीड बन जाता है तो उस सीड को जर्मिनेटर की जो सोइंग करते हैं या बोते हैं, तो उसके बाद वो जर्मिनेट होकर के भी उसी प्रकार का पादप बनाता है। ठीक है, अगली बार फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद फिर वो सीड देता है। तो जितने भी सीडेड प्लांट्स हैं, इन सभी सीडेड प्लांट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होते हैं, अगर देखा जाए तो एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं डाइकोट्स और एक होते हैं मोनोकोट्स। तो देखिए जितने भी सीडेड प्लांट्स हैं, इन सभी सीडेड प्लांट्स को इन्होंने इस तरह से, देखो बीच में इनको रख दिया जिम्नोस्पर्म को, ये सबसे एक इनकी कमी भी है जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर इन्होंने रखा भाई पहले डाइकोट को, और उसके बाद इस जगह पर इन्होंने रखा भाई मोनोकोट को। यानी कि इनका मानना है कि डाइकोट का विकास पहले हुआ है, मोनोकोट का बाद में हुआ है, और जिम्नोस्पर्म का स्थान बीच में है। तो ये इस क्लासिफिकेशन की एक लिमिट्स भी है, एक लिमिट है, ये इसकी कमी है। देखो हम जनरली ये मानते हैं कि जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो डाइकोट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मोनोकोट से आद्य होंगे, इनकी प्राइमेटिव कैरेक्टर्स होंगे। मोनोकोट के अंदर एडवांस कैरेक्टर होंगे। जो जिम्नोस्पर्म में इस पे ये मान के चले गए कि मोनोकोट और डाइकोट के दोनों के मिले जुले लक्षण होंगे, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। मोनोकोट के अंदर जो लक्षण है वो अलग है, डाइकोट के जो लक्षण है वो अलग है। ठीक है, और इसके लक्षण
इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिम्नोस्पर्म का स्थान बीच में है। ये बीच में स्थान देना एक विवादास्पद बात है। बीच का मतलब ये होता है कि भाई दोनों के लक्षणों के कैरेक्टर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये इसकी कमी है। अब हम देखिए भाई डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस क्या है। तो किस किस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये डाइकोट है और ये मोनोकोट है? किस किस आधार पर पहचान सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डाइकोट होता है और जो मोनोकोट होता है, इसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री, इससे हम कहते हैं एक बीजपत्री। तो जो सीड है, सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, और मोनोकोट में केवल सिंगल कोटिलेडन होता है। अब अगर आप देखेंगे तो अगर डाइकोट को आप फोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो उसमें आपको 2 बराबर भाग आसानी से मिल जाएंगे। जितनी भी दालें हैं वो सब डाइकोट के अंदर आती हैं। या आप ये कहो कि ऐसा बीज जिसके 2 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं वो डाइकोट में आता है, और ऐसा बीज जिससे आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, अगर आप तोड़ रहे हैं तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अगर आप गेहूं को तोड़ेंगे तो दलिया बन जाता है, तो वो होता है मोनोकोट। यानी कि बीज पत्र में या सीड के अंदर 2 बीज पत्र हैं तो डाइकोट, और अगर एक सिंगल बीज पत्र है तो कहेंगे मोनोकोट। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें हम देखते हैं तो इसमें टेप रूट पाई जाती है, यानी कि मूसला मूल पाई जाती है, जो भी कैसी होती है, शाखित, वेल डेवलप। जबकि इसके अंदर एडवेंटिशियस फाइब्रस रेशेदार मूल होती है, एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। अब इसका अर्थ बता देता हूँ ये क्या होता है एडवेंटिशियस या अपस्थानिक। देखो, नॉर्मली जो मूल है वो सबसे निचली पर्व संधि होती है, उसके नीचे फिर जड़ स्टार्ट हो जाती है। इनके मूलांकुर और परांकुर, जहाँ से जड़ स्टार्ट होती है और जहाँ से तना स्टार्ट होता है। इनके किसी भी प्लांट के अंदर एक स्थान तो ऐसा होता है जिस जगह पर तने और जड़ दोनों आकर मिलते हैं, तो उससे नीचे की तरफ जाता है जड़, जाती है जड़, तो ये रूट हो गई, और उससे ऊपर की तरफ अगर जाता है तो वो सूट हो गया, या इसको हम प्ररो या स्तंभ या तना, जो भी है, स्टेम, कुछ भी कहते हैं। सबकी अलग अलग परिभाषा है। प्ररो है तो क्या होता है, और स्टेम कहेंगे तो क्या है, तना कहेंगे तो क्या, वो सब अलग अलग है। अभी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो है, ठीक है। तो रूट नीचे की तरफ जा रही है, सूट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम बात करें भाई टेप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, तो टेप रूट यानी कि मूसला मूल अगर है, तब तो जो जड़ शुरू में बनती है बीज के जर्मिनेशन के समय, अगर वही जड़ आगे पूरी लाइफ साइकिल में या पूरे जीवन में वृद्धि करती रहे, उसी से प्राथमिक ब्रांच, उसी से सेकेंडरी ब्रांच, उसी से टर्सरी ब्रांच और भी निकले, तो उसे हम कहते हैं टेप रूट। वो नष्ट नहीं होती है। अगर वो नष्ट हो जाएगी तो फिर पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट और जो प्रीफाइब्रस या रेशेदार या अपस्थानिक जड़ जो है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक रूट नहीं होती है, मुख्य जड़ नहीं होती है। अगर आप देखें उसमें गेहूं के अंदर, बाजरे में, ज्वार में, मक्का में, जौ में, चावल में, तो इनमें आपको नजर आएगा कि कोई एक मुख्य जड़ नहीं है। अगर उस प्लांट को आप जमीन से निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी रेशेदार बाल जैसी बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलती हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं रेशेदार। ये फाइब्रस है, रेशा है, तो इस रेशेदार जड़ होती है। अब इसमें होता क्या है, एडवेंटिशियस क्यों है ये? देखो, रूट जो है जब सीड उगता है, इसका मोनोकोट का जब सीड उगता है तो उसमें पहली बार तो रूट जो है वो मूसला मूली बनती है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद, उगने के कुछ समय बाद, यही रूट समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है,
और इसके स्थान पर साइड से, और साइड से किससे, पहली पर्व संधि से, जो पहली पर्व संधि होती है उससे इस तरह से ये तो खत्म हो गई, अब बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट। यानी कि अपस्थानिक का मतलब है कि जिस जगह से जड़ निकलनी चाहिए वहां से नहीं निकलती है। जड़ निकलनी चाहिए थी मूलांकुर से, तो मूलांकुर से तो मूसला मूल निकले, खत्म हो गई। अब उस जगह से नहीं निकल रही है, जड़ वहां से निकल रही है जहां उसकी जगह ही नहीं है, पहली पर्व संधि, और पर्व संधि आती है तने में, इसलिए उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान से निकलती है, अपस्थानिक, विच इज एडवेंटिशियस रूट। अगर तना शाखित यानी कि ब्रांच अगर हम देखें तो ब्रांच्ड स्टेम है तो ये डाइकोट है, और अगर केवल सिंगल है, नॉन ब्रांच्ड है, अगर आप देखेंगे तो सरसों के तने को देखिए, ग्वार के तने को देखिए, जितनी भी दालें हैं इस दुनिया में उनके तने को देखिए, सभी तनों में आपको शाखाएं नजर आएंगी। लेकिन यदि आप ज्वार के पौधे को देखिए, गेहूं के पौधे को देखिए, बाजरे के पौधे को देखिए, मक्का के पौधे को देखिए, इसमें आपको कभी भी कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आएगी। गन्ने के पौधे को देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, पौधा जो है ना वो तना सीधा होता है। हाँ, इनमें एक चीज होती है कि इनमें सीधा तो तना होता है, कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें फुटान, जिसको हम कहते हैं टिलरिंग, इसको हम कहते हैं टिलरिंग, तो टिलरिंग इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि जो कल्ले हैं या जो फुटान है वो इस पर्व संधि से ही निकलती है। यानी कि मैनसूट या मुख्य तना ये है, इससे कभी भी नई ब्रांच नहीं निकलेगी। अगर नई ब्रांचेज या नया तना बनना होता है, इसको हम फुटान कहते हैं, तो एक ही पौधे के अंदर कई पौधे साइड से निकलते हैं। तो साइड से निकलते हैं ना, वो नीचे से ही निकलते हैं, पहली पर्व संधि से जहां से जड़ निकल रही है उसी स्थान से ये तने निकलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कई हो सकते हैं, लेकिन इनके भी अगर आप देखेंगे ये भी अशाखित होते हैं या नॉन ब्रांच्ड होते हैं। कुल मिलाकर के तना जो है वो अशाखित ही होता है। नेक्स्ट इज, अगर आप डाइकोट में देखते हैं तो नोड एंड इंटरनोड क्लियर होता है, नोड एंड इंटरनोड क्लियर होता है, अर्थात पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट होती हैं, सॉरी क्लियर नहीं होती है, नॉट क्लियर, नोड एंड इंटरनोड नॉट क्लियर इन डाइकोट, सॉरी डाइकोट के अंदर ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, पर्व और पर्व संधि बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। जबकि आप इसमें एक बीजपत्री में या मोनोकोट में अगर देखते हैं तो नोड एंड इंटरनोड दोनों ही एकदम क्लियर होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा देखा हो तो ये गन्ना शुगर केन में आप देखेंगे तो शुगर केन के अंदर आपको नोड और इंटरनोड दोनों स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप देखें तो गन्ने का जो प्लांट है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे, तो यहाँ पर एक गांठ पाई जाती है, यहाँ पर एक गांठ होती है, यहाँ एक गांठ होती है, इसको हम कहते हैं नोड संधि, पर्व संधि, और दिस इज इंटरनोड पर्व, ठीक है। उसके बाद अगर लीफ देखते हैं तो लीफ, इसके अंदर जो लीफ है वो चपटी होती है, चौड़ी होती है, वाइड है, ब्रॉड है, वाइड है, ब्रॉड है, ठीक है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो रिबन टाइप होती है। और अगर आप थोड़ा सा और क्लियर करें तो ये गन्ने का तना है, तो आप देखते हैं कि जो पत्ती है वो पूरे गन्ने को कवर करती है, इनकी पर्व संधि से निकलती है, पूरी पर्व संधि को कवर करती है और इस तरह से ऊपर की तरफ चलती है, पूरे तने को कवर रखती है और निचली वाली पर्व संधि के साइड में निकल जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पर्ण
आच्छद, और इसे हम कहते हैं पर्णफलक। इसे क्या कहते हैं? पर्ण आच्छद, जो इस पूरे तने को ढके हुए है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वाले में पत्ती यहाँ से निकलेगी ऐसे, और ये इस तरह से इसको कवर करेगी पूरे तने को, तो इस पर्व संधि के नीचे निकलेगी। इस वाले में ऊपर जाएंगे तो फिर इधर निकल जाएगी, उसमें इधर, इस तरह से पूरा तना कवर होता है। जब हम गन्ना खाते हैं उस समय हम देखते हैं भाई गन्ना वाला छील देता है, यानी कि केवल जो तना है, जो पर्व हैं, उनको वो निकाल देता है, साफ कर देता है, ऊपर से तोड़ देता है। ऐसे ही बाजरे में होता है, ऐसे ही गेहूं में है, ऐसे ही जौ में है, ऐसे ही मक्का में है, ऐसे ही ज्वार में है। ये सब ऐसे ही जो मूंजा, सकेरम मूंजा होता है जिससे छान बांधी जाती है, उसके अंदर भी यही कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें और आगे चलें तो इसमें जो पत्ती होती है उसके अंदर रेटिकुलेट वेन सिस्टम शिराविन्यास होता है, यानी कि जालिकावत शिराविन्यास होता है, और इसमें होता है पैरेलल, यानी कि ये समानांतर शिराविन्यास होता है। पत्ती आप देखते हैं तो इस प्रकार की लंबी होती है, क्योंकि द्विबीजपत्री के अंदर अगर आप पत्ती देखते हैं तो पत्ती इस प्रकार से होती है, ऐसे। ये डाइकोट की पत्ती है, और ये इस तरह से फीताकार किसकी है? मोनोकोट की है। तो इसके अंदर समानांतर शिराविन्यास होता है, इसमें जालिकावत शिराविन्यास होता है। नेक्स्ट आप देखें तो अगर अंदर की बात करते हैं, मेन चीज है कि अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो तने के अंदर संवहन पूल वलय में होते हैं, वस्कुलर बंडल्स इन रिंग। जो वस्कुलर बंडल हैं यानी कि संवहन पूल, वो एक रिंग में होते हैं, जबकि इसमें अगर आप देखते हैं तो वस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं होते। और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन जो मोनोकोट को डाइकोट से, डाइकोट को मोनोकोट से डिफरेंशिएट करते हैं। सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखना थोड़ा मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये कुछ मुख्य कैरेक्टर्स बताए हैं जिनके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है। एक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता रहा हूं, आप बीज नहीं देखो, कुछ मत देखो, अगर आपने वो समझ लिया तो आप आसानी से बहुत जल्द बता दोगे, चाहे भले आप पहली बार देख रहे हैं चाहे दूसरी बार देख रहे हैं, कि वो मोनोकोट है कि डाइकोट है। देखिए, अगर कोई भी सीड आपको उगते हुए दिख रहा है, नया प्लांट कोई भी उगते हुए दिख रहा है, तो अगर वो इस तरह से दो पत्ती के साथ उग रहा है ऐसे, तब तो वो डाइकोट है। और अगर वो इस प्रकार से उग रहा है ऐसे, ये पत्ती लंबी एक पत्ती छोटी, तो फिर वो मोनोकोट है। इसको आप याद रखना, आप आसानी से प्लांट को पहचान लेंगे ये मोनोकोट है या डाइकोट है। बाकी मैंने ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ आपके सामने कुछ लिखे हैं, इन कैरेक्टर को देखकर भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पादप मोनोकोट है या डाइकोट है। अब हम बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेंथम हुकर ने कुछ कीज के अकॉर्डिंग, जो क्लासिफिकेशन की कुछ कीज होती हैं और उन कीज के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वो कीज कौन कौन सी हैं देखिए। पहली की जो हम स्टार्टिंग में जो करते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो देखो विटेकर की पंच जगत संकल्पना के अनुसार जो प्लांटी है उसको एक किंगडम का नाम दिया गया है। तो देखो हम यहाँ पर करते हैं भाई, जैसे किंगडम, किंगडम जो है इनकी जगत, किंगडम हम प्लांटी लेते हैं या प्लांट्स कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें सब किंगडम होता है, सब किंगडम। तो सब किंगडम हम यहाँ पर लेते हैं फेनेरोगेम्स, यानी कि दो ही ग्रुप बनाए हैं,
इस दुनिया में सभी पादपों को बांटा है दो ग्रुप में। एक तो ऐसे जिनके अंदर पुष्प आते हैं और एक ऐसे जिनमें पुष्प नहीं आते हैं। पुष्प नहीं आते हैं उसमें एग्जाम्पल है एल्गी का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, लाइकेन को भी रखा गया है, फंजाई को भी रखा गया है। पुष्प आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। तो एक बात और समझ लीजिए कि जिन पादपों में पुष्प आते हैं बीज केवल उन्हीं में बनता है, जिनमें बीज नहीं बनता है उनमें पुष्प नहीं आते हैं। तो एल्गी, शैवाल में कोई बीज नहीं होता है, पुष्प नहीं बनता है। शैवाल को अगर आप देखेंगे तो शैवाल के अंदर या एल्गी के अंदर तो आपको जड़ भी नहीं दिखेगी, तना भी नहीं दिखेगा, पत्ती भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे पादपों को हम कहते हैं थैलस या सुकाए। तो देखिए इसमें एल्गी है, इसी कैटेगरी में ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा नहीं है। हाँ, लाइकेन को रखा गया है, फंजाई को भी रखा गया है थैलस के रूप में, क्योंकि इन सब जो मैंने बताया एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा और ये अपने फंजाई, इनमें जो मुख्य पादप है या जो पादप सुकाए है पादप है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, इसलिए इसको हम सुकाए कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो ये फेनरोगेम्स है। फेनरोगेम्स का मतलब होता है पुष्पी पादप। उसके बाद आप डिवीजन पर जाएंगे तो डिवीजन भाई यहाँ पर एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का मतलब होता है भाई ये आवृत बीजी है, यानी कि इनके बीज के ऊपर एक आवरण होता है, बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसलिए इनको हम कहते हैं आवृत बीजी। एक यहाँ पर ये है जिम्नोस्पर्म, ये अनावृत बीजी है, इसको हम कहते हैं अनावृत बीजी। ये इसका बिल्कुल उल्टा है, इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक पौधा या एक पादप जिसको हम कहते हैं साबूदाना, जो साइकस से प्राप्त होता है। एक चिलगोजा, अगर आपने सुना हो तो चिलगोजा ये पाइनस से प्राप्त होता है, ये इसके अंदर आते हैं। तो साबूदाना अगर आप देखेंगे तो साबूदाना एकदम चिकना होता है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, यानी कि इसको जो ओवरी है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब डिवीजन के बाद आता है सब डिवीजन। अगर हम सब डिवीजन देखें तो सब डिवीजन में आएगा भाई डाइकोट, मोनोकोट। तो अगर हम डाइकोट प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो डाइकोट लिखेंगे, और अगर हम मोनोकोट का कर रहे हैं तो मोनोकोट लिखेंगे। ठीक है, मोनोकोट, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। देन फिर क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर सीरीज, उसके बाद फिर आता है ऑर्डर, उसके बाद फिर आती है फैमिली, और उसके बाद फिर आती है जीनस, और उसके बाद स्पीसीज, और उसके बाद कोई सब स्पीसीज है तो वो आएगी सब स्पीसीज, उपजाति, सब स्पीसीज आएगी। तो इस प्रकार से इन कीज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इनके बीच बीच में भी कई की होती हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो कीज मैंने यहाँ पर लिखी है ये सारी कीज इम्पोर्टेंट हैं। किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। तो ये सब कीज हैं, क्लासिफिकेशन की कीज हैं, चाबियां हैं। इनके आधार पर ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम देखते हैं भाई, पहले डाइकोट का क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं मोनोकोट का क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये अपनी सब डिवीजन के अकॉर्डिंग आएगा। ये सब डिवीजन है, मैंने बताया था अभी कि भाई सब डिवीजन में दो है, डाइकोट है या मोनोकोट है। उसके बाद क्लास, अब डाइकोट जो है इसको क्लास में बांटा गया है भाई, इसकी क्लास लगाई गई है और डाइकोट को क्लास में बांटा गया है। एक मिनट देख के आते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां तक। चलो ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। डाइकोट, इसको 3 भागों में बांटा गया है या इसके 3 क्लास बनाई गई हैं और वो क्लास हैं, पहली क्लास है पोलीपेटली, पोलीपेटली। दूसरी क्लास है गेमोपेटली और तीसरी क्लास है मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। अब इनके अगर हम देखें तो पॉलीपेटली का मतलब क्या है, गेमोपेटली का मतलब क्या है, मोनोक्लेमाइडी का मतलब क्या है। तो देखो पोली और पेटली, तो पेटली जो शब्द है ये बना है पेटल से और पेटल मीन्स होते हैं दल। तो यहाँ पर दल के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखो पॉलीपेटली का, पोली का मतलब होता है यहाँ पर फ्री और पेटली मैंने बताया पेटल यानी कि स्वतंत्र दल, यानी कि ऐसे पादप जिनमें दल स्वतंत्र होते हैं पॉलीपेटली के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद गेमोपेटली, तो गेमो का मतलब होता है फ्यूज्ड यानी कि संयुक्त, फ्यूज्ड पेटल्स। उसके बाद मोनोक्लेमाइडी, मोनो माने एक, क्लेमाइड मतलब चक्र, केवल सिंगल वर्ल पाया जाता है, सिंगल वर्ल। अब ये वर्ल शब्द आ गया नया। देखो अगर हम एक पुष्प की बात करते हैं, एक मैं पुष्प यहाँ पर हल्का सा बना रहा हूँ। अगर हम एक पुष्प को देखें तो इस पुष्प के अंदर आपको 4 मुख्य भाग दिखाई देते हैं। ये नीचे की तरफ जो स्वेलन या जो फूला हुआ भाग है इसे हम कहते हैं ओवेरी या अंडाशय, ये अंडाशय है। ये जो लंबा नलिकाकार भाग है इसे हम कहते हैं स्टाइल और ये ऊपर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये कुल मिलाकर कहलाता है कार्पेल। तो ये बना लिया हमने इस तरह से। पुमंग जिनको एंड्रोइशियम कहते हैं या पुंकेसर। उसके बाद हमें पता है कि भाई ये कलर्ड, ये भाई दल है। देन हम ग्रीन कलर के सबसे बाहर की तरफ पाए जाते हैं, ये इनको हम कहते हैं बाह्य दल, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ भाग, ये वृंत है जिसको हम पेडिसेल कहते हैं, ये है बाह्य दल। अब बाह्य दल को हम कहते हैं कैलिक्स। ये है दल जिनको हम कहते हैं कोरोला। अब देखो ये कोरोला कब कहते हैं, पेटल्स कब कहते हैं, ये भी हम आगे जिक्र करेंगे। ये है स्टामेन, अब इसको स्टामेन कब कहते हैं और एंड्रोइशियम कब कहते हैं ये भी हम जिक्र करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल यानी वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, एंड दिस इज ओवरी। और इन तीनों को मिलाकर हम एक ही शब्द कहते हैं जिसका नाम होता है कार्पेल। एक ही शब्द से जानते हैं कार्पेल। तो ये एक टेंटेटिवली डायग्राम है, फ्लावर डायग्राम। इसमें आप देखेंगे तो 4 चक्र हमको इसमें नजर आते हैं। एक तो है बाह्य दल, पहला चक्र जो सबसे बाहर होता है। उसके बाद जो उसके अंदर होता है वो लगभग कलर्ड होता है, उसको हम कहते हैं दल। उसके बाद ये नर भाग, इसको हम कहते हैं नर जननांग, ये 3 नंबर पर होता है। और सबसे भीतर होता है ये अंडाशय, ओवेरी या अंडप, जिसको हम 4 नंबर देते हैं। तो एक पुष्प के अंदर 4 वर्ल्स होते हैं, इनको हम चक्र कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इनको वर्ल कहते हैं, WHORL। तो 4 वर्ल होते हैं, बाह्य दल, दल, उमंग और जायांग।
अब ये अगर चारों चक्र या चारों वर्ल प्रेजेंट हैं तो पुष्प को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, और अगर इनमें से कोई सा भी एक एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। केवल चार, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, अगर ये चारों प्रेजेंट हैं तो कंप्लीट फ्लावर है, और अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट फ्लावर मैंने बनाया है। मैंने यहाँ पर लिखा सिंगल वर्ल प्रेजेंट है, सिंगल वर्ल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है या तो बाह्य दल या पुमंग या दल, उनमें से एक होगा। ठीक है, बाह्य दल या दल में से एक होगा सिंगल वर्ल, और वो होता है परिदल के रूप में। परिदल, जब बाह्य दल और दल में से केवल एक होता है तो उसको हम परिदली कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम जो पहली पॉलीपेटली क्लास है हमारी, इस क्लास को सीरीज में बांटा गया है भाई। यहां पर हम लिखेंगे सीरीज, SERIES। तो इसकी 3 सीरीज बनाई गई हैं। पहली है पॉलीपेटली में थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी। दूसरी है भाई डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, और तीसरी है कैलिसी फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी। इसमें देखिए भाई थैलेमी फ्लोरी। अब आप एक चीज थोड़ा सा गौर करिए और थोड़ा समझिए कि कोई भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसमें जो आद्य पादप होते हैं उनको पहले लिखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो डेवलप होते गए या जो एडवांस कैरेक्टर उनके अंदर बनते गए, उन एडवांस कैरेक्टर को हम आगे लिखते चले जाते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे थैलेमी फ्लोरी के अंदर जो सीरीज है, इस थैलेमी फ्लोरी में जो कैरेक्टर होगा वो आद्य कैरेक्टर होगा, और आगे हम जब कैलिसी फ्लोरी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा वो एडवांस कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें थैलेमी फ्लोरी के अंदर, तो थैलेमी फ्लोरी में जो ओवरी है, ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी सुपीरियर होता है, ओवरी सुपीरियर है। अब यहां पर आप देखिए भाई ओवरी सुपीरियर क्या है। इसमें जो कंडीशन है ये ओवरी सुपीरियर की है। क्यों है देखो, वो इसलिए है क्योंकि जब आप सुपीरियर ओवरी की बात करते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो यहाँ देखिए ये बाह्य दल, ये दल, ये पुमंग, यहाँ तक केवल इस ब्लू लाइन तक, इस तक बाह्य दल, दल और पुमंग, ये तीनों नीचे हैं, और ये जो ओवरी वाला जो पोर्शन है ये ऊपर है। समझ बस, अगर ये बाह्य दल, दल और पुमंग ये सब नीचे हैं और ओवरी वाला पार्ट ऊपर है तो हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। अगर ऐसा हो जाए कि ये तीनों पार्ट ऊपर चले जाएं और ओवरी नीचे आ जाए, अधोवर्ती अंडाशय, इन्फीरियर ओवरी। अगर ऐसा हो जाए कि बीच में हो, ना तो नीचे हो ना ऊपर हो, यानी कंडीशन ना तो सुपीरियर ओवरी की हो ना इन्फीरियर ओवरी की हो, अगर ये सभी पार्ट किसी ओवरी के मध्य से निकलें तो उसको हम कहते हैं हाफ इन्फीरियर, अर्ध अधोवर्ती। तो ये सारी कंडीशन, तो डाइकोट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स को उन्होंने फिर 3 क्लास में बांटा, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी जो है वो आर्टिफिशियल गुणों वाला या आर्टिफिशियल रूप से क्लासीफाई किया गया है इसको। नेक्स्ट पॉलीपेटली में, पॉली माने होता है फ्री, तो ये वही फ्री पेटल्स वाले प्लांट्स रखे गए हैं। गेमोपेटली का मतलब होता है फ्यूज्ड पेटल्स वाले प्लांट रखे गए हैं। मोनोक्लेमाइडी का मतलब होता है कि सिंगल वर्ल्स
प्रेजेंट होता है, केवल एक ही वर्ल प्रेजेंट होता है, दूसरा नहीं होता है। इसमें आप अगर जाएंगे नीचे की तरफ तो यहां सीरीज में बांटा गया है। तो पहली सीरीज जो है वो मोडाइकोट की, वो थैलेमी फ्लोरी है, थैलेमी फ्लोरी। इसमें अगर आप देखेंगे तो करेक्टर है ओवेरी सुपीरियर है, इसका करेक्टर है ओवेरी सुपीरियर है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं भाई ओवेरी इन्फीरियर है। तो इसका मतलब है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं कोई प्राइमेटिव है, डेवलप हो रहा है। तो ये जो ओवेरी सुपीरियर का जो करेक्टर है ये यहां पर प्राइमेटिव करेक्टर है, और जो ओवेरी इन्फीरियर का जो करेक्टर है वो यहां पर एडवांस करेक्टर है। तो दिस इज द एडवांस करेक्टर ओवेरी इन्फीरियर एंड दिस इज द प्राइमेटिव करेक्टर। अब इस थैलेमी फ्लोरी को अगर आप देखते हैं तो थैलेमी फ्लोरी का जो सबसे पहला ऑर्डर है जहां से इसको स्टार्ट किया गया है वो है रेनेल्स। इसका जो सबसे पहला कुल है वो है रेननकुलेसी, और जो जीनस है वो है रेननकुलस। तो ये जो रेनन जो आ रहा है, रेनेल्स, रेननकुलेसी, रेननकुलस, ये भाई राना टिग्रीना से बना है, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना मतलब मेंढक, और मेंढक जो है वो दलदल में या कीचड़ में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पादप भी दलदल या कीचड़ में पाए जाते हैं। इन पादपों को हम बटर कप प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्की फ्लोरी। तो डिस्की फ्लोरी में भी ओवेरी सुपीरियर है, लेकिन जो फ्लावर है उसके नीचे की तरफ डिस्क प्रेजेंट होता है, उसके नीचे की तरफ डिस्क प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप जाइए कैल्सी फ्लोरी। तो कैल्सी फ्लोरी में आप देखेंगे तो ओवेरी इन्फीरियर है। तो देखो यहाँ पर वही ओवेरी सुपीरियर, ओवेरी इन्फीरियर, दिस इज द प्राइमेटिव करेक्टर, दिस इज एडवांस करेक्टर। अब यहाँ पर देखिए आप गेहूं पेटली के अंदर उल्टा हो जाएगा। गेहूं पेटली में आप देख रहे हैं भाई ये फ्लोरी सॉरी जो सीरीज है पहली ये इन्फीरी है। अब इन्फीरी का जो करेक्टर है वो है ओवेरी इन्फीरियर। उसके बाद हेट्रोमेरी है दूसरी, तो हेट्रोमेरी में आप देखेंगे तो ओवेरी इन्फीरियर है। और सबसे लास्ट में जो तीसरी है वो है बाइकार्पेलिटी। तो यहां आप देखेंगे तो ओवेरी सुपीरियर है। यहां हमने देखा कि सुपीरियर ओवरी का करेक्टर प्राइमेटिव था, इन्फीरियर ओवरी का करेक्टर एडवांस था। यहां पर उल्टा हो गया, ओवरी इन्फीरियर है प्राइमेटिव करेक्टर है, ओवरी सुपीरियर है एडवांस करेक्टर है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्फेरी के अंदर ओवेरी इन्फीरियर है, जो पुंकेसरों की संख्या है वो दल के बराबर है। उसके बाद ऐसे यहां पर देखो हेट्रोमेरी में ओवेरी इन्फीरियर है, लेकिन जो कार्पेल हैं, कार्पेल नंबर अंडप की संख्या मोर देन 1, एक से ज्यादा है, अंडप एक से ज्यादा है। और ये तो मिलेगा ही, स्टामेन इक्वल टू क्विटल, ये तो मिलेगा ही, पुंकेसरों की संख्या दल के बराबर है। उसके बाद बाइकार्पेलिटी में ओवेरी सुपीरियर है और बाइकार्पेलिटी कंडीशन है, यानी कि 2 अंडप इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर एक आर्टिफिशियल सिस्टम इन्होंने बनाया था, और जब बाह्य दल और दल में से केवल कोई एक ही चक्र उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं मोनोक्लेमाइडी, या उसे मोनोक्लेमाइडी के अंदर रखा गया है। और वो जो चक्र है जो बाह्य दल के स्थान पर कहलाएगा उसे हम कहते हैं परिदल। तो यहाँ पर पर्यंथ या परिदल पाया जाता है। तो ये सीरीज इसकी बनाई गई है। तो सीरीज में देखिए पहली है कर्व एम्ब्री, यानी कि जो भ्रूण है वो मुड़ा हुआ होगा, कर्व एम्ब्री। नेक्स्ट इज मल्टी ओव्यूलिटी एक्वाटिकस। मल्टी ओव्यूलिटी का मतलब होता है कि कई बीजांड हैं, एक्वाटिकस जलीय पादप हैं। तो ऐसे जलीय पादप जिनके अंदर कई बीजांड हैं, मल्टी ओव्यूलिटी एक्वाटिकस। नेक्स्ट इज मल्टी ओव्यूलिटी टेरेस्ट्रिस, यानी कि बहुत सारे बीजांड हैं लेकिन पादप कैसा है, स्थलीय पादप है। नेक्स्ट इज माइक्रो एम्ब्री, सूक्ष्म भ्रूण वाले पादप जिनमें सूक्ष्म भ्रूण पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डैफनेल्स, नेक्स्ट इज एक्लेमाइडोस्पोरी, और नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूनिसेक्सुअल्स ये एक लिंगी पुष्प वाले पादप आ जाते हैं,
तो एक लिंगी पुष्प वाले पादपों में जो सबसे एडवांस कुल माना गया है उसका नाम है कुल कंपोजिटी, या इसको हम एस्टेरेसी भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे सूरजमुखी के अंदर, गेंदे में। यहाँ आपको एक गेंदे के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। एक बाहर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और एक बीच में होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो दोनों प्रकार के फ्लोरेट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक 8वां सीरीज और है जिसका नाम है ऑर्डिनेस एनोमेलाई। तो इसके अंदर अनयूजुअल करेक्टर्स, यानी कि जो असाधारण से जो लक्षण होते हैं पादपों के अंदर, ऐसे पादपों को ऑर्डिनेस एनोमेलाई के अंदर रखा गया है। 8वीं है ऑर्डिनेस एनोमेलाई। समाप्त तो यही हो जाता है, डाइकोट का जो क्लासिफिकेशन है बेंथम हुकर का, वो समाप्त तो यही हो जाता है। लेकिन ये भी एक सीरीज बनाई गई है, इसके अंदर असामान्य या असाधारण लक्षणों वाले पादपों को रखा गया है। तो हमने यहां पर देखा कि बेंथम हुकर ने जो डाइकोट का क्लासिफिकेशन किया था उसमें सबसे शुरू में थैलेमी फ्लोरी सीरीज है, और उसके जो ऑर्डर है वो रेनेल्स है, कुल जो है वो रेननकुलेसी है, और जीनस जो है वो रेननकुलस है, जिसके प्लांट बटरकप प्लांट कहलाते हैं। सबसे लास्ट में यूनिसेक्सुअल सीरीज है, कंपोजिटी कुल है। तो ये आपको दो चीज जरूर याद रखनी है कि ये कहां से स्टार्ट होती है और ये कहां पर एंड होता है। उसके बाद हम देखें तो मोनोकोट के कैरेक्टर्स अगर देखें तो मोनोकोट का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो मोनोकोट में सीरीज बनाई गई है। तो मोनोकोट में जो सीरीज है वो है, पहली है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सीड वाले प्लांट होते हैं। तो इसमें एक सीरीज है, एक फैमिली है जिसका नाम है ऑर्किडेसी। प्लांट का नाम होगा ऑर्किड। तो ये ऑर्किडेसी फैमिली का ऑर्किड प्लांट इस प्रकार का है कि इसके सीड सबसे छोटे होते हैं। ये अगर देखा जाए तो एक तरह से जब उगते हैं तो खुद से नहीं उग पाते हैं, इनको उगने के लिए किसी दूसरे पादप की या दूसरे से भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके अंदर भोजन नहीं होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट सीड होता है। नेक्स्ट इज एपिगाइनी, थर्ड इज कैलिसिनी, कोरोनेरी, न्यूडीफिलोरी, एपोकार्पी एंड देन गिलुमेसी। तो जब आप सबसे लास्ट में जाएंगे मोनोकोट का क्लासिफिकेशन करते हो तो सबसे शुरू में मिलती है आपको माइक्रोस्पर्मी, एंड सबसे लास्ट में मिलेगा आपको गिलुमेसी, जिसका जो कुल है वो है गिरेमिनी या पोइसी। जितने भी खाद्यान्न आते हैं वो सब गिरेमिनी या पोइसी कुल के अंदर आते हैं। इसे हम ग्रास कुल भी कहते हैं। तो बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, सरकंडा, ईख, गन्ना, शुगरकेन, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये गिरेमिनी पोइसी सबसे एडवांस कुल माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो डाइकोट और मोनोकोट में अगर आप इस तरह देखेंगे ना, यहां से लेकर के और ऐसे चलते हुए, तो डाइकोट में तो ये सबसे एडवांस है। उसके बाद हमको पता है भाई डाइकोट का जो विकास है, एवोल्यूशन है, वो मोनोकोट का जो एवोल्यूशन है वो डाइकोट से हो रहा है। तो जब इस तरह चलते हुए आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट एडवांस सीरीज कुल है, या ये मोस्ट एडवांस सीरीज है गिलुमेसी। इससे ज्यादा एडवांस इस क्लासिफिकेशन में कोई नहीं है, क्योंकि तो इन्होंने डाइकोट से मोनोकोट को इवोल्यूट माना है। मोनोकोट डाइकोट से ही बने हैं। ठीक है, तो ये था बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। अब जैसा कि एक क्लासिफिकेशन में होना चाहिए भाई, इनके गुण भी होने चाहिए और इनके दोष भी होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण तो है कि ये एपीडी कंडोले के क्लासिफिकेशन पर आधारित है। दूसरा करेक्टर, दूसरा जो मेरिट है वो इस क्लासिफिकेशन की है कि इस क्लासिफिकेशन में जितने भी पादप इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं उन सभी पादपों को अच्छी तरह से स्टडी किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, सभी करेक्टर को देखा गया है। ऐसा नहीं है कि भाई वैसे ही क्लासिफाई कर दिया। और इन्होंने अपना जो काम है वो प्रायोगिक है एक तरह से। इन्होंने अपना पूरा वर्क लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के अंदर किया था, इसलिए इनका पूरा काम एक तरह से प्रैक्टिकली सही है। नेक्स्ट इज, इन्होंने डाइकोट को पहले और मोनोकोट को बाद में रखा है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एकदम सही माना गया है। ठीक है,
डाइकोट को मोनोकोट से पहले रखा है। पादपों का संपूर्ण जीवन चक्र का या संपूर्ण जो डिस्क्रिप्शन है वो किया गया है। नेक्स्ट इज, ये सबसे सरल है, यह क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो सरल है, सुग्राही है, हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भारत और इंग्लैंड के अंदर जितने भी हर्बेरियम बनाए गए हैं वो सब इसी क्लासिफिकेशन पर आधारित है, ये हम कल भी बता चुके थे। केवल अमेरिका और जर्मनी को छोड़ करके पूरे संसार में अगर देखा जाए तो यह वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। उसके बाद कुछ की डीमेरिट्स भी हैं। तो पहली डीमेरिट है कि भाई जिम्नोस्पर्म की जो स्थिति है, यानी कि ये सबसे खतरनाक चीज़ है इसमें, कि हम मानते हैं कि जब कोई चीज़ मध्य में होती है तो इधर उधर के जो सदस्य हैं उनके उसके अंदर लक्षण दिखने चाहिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें डाइकोट मोनोकोट जैसे लक्षण नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि डाइकोट अलग है और मोनोकोट अलग है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट इज, जो मोनोकिलेमाइडी है ये एक आर्टिफिशियल वर्ग है, और इस आर्टिफिशियल वर्ग में अगर हम देखें तो कुछ पादप जो है वो ऐसे हैं या कुछ कुल ऐसे हैं जिनके लक्षण पॉलीपेटली से मिलते हैं, ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। दूसरा कि इन्होंने पादपों को इतना क्लासिफाई कर दिया है कि समान लक्षणों वाले जो पादप हैं वो भी काफी दूर चले गए हैं। सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार मोनोकिलेमाइडी हुआ है, इससे ज्यादा आलोचना किसी को नहीं मिली। और नेक्स्ट मोनोकोट का जो कोरिनरी का लिलिएसी कुल है उसे इरिडेसी और अमेरिलिडेसी, इरिडेसी और एमेरिलिडेसी से मिलते जुलते लक्षण है, लेकिन सबको अलग अलग रखा गया है। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आप अच्छे से बार बार इस क्लासिफिकेशन को देखिए, पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो बीच में जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं जो हम वर्बली बोल जाते हैं और वो आपसे छूट जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।